हेलो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द अपडेटेड पार्ट ऑफ PT 365। मैं अभी इसलिए नहीं पढ़ा पाई थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम PT 365 का अपडेटेड मटेरियल, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ पॉलिटी सेक्शन। तो हम पॉलिटी सेक्शन आज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आगे के सेक्शंस देखते हैं। तो पॉलिटी में सबसे पहला टॉपिक है इश्यूज़ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। जैसे कि आपको पता है माइनॉरिटीज़ जो है, माइनॉरिटीज़ वो कम्युनिटीज़ कहीं पर, मतलब माइनॉरिटीज़ जो टर्म है इन अ कॉन्स्टिट्यूशन वो कहीं पर डिफाइन नहीं है। तो माइनॉरिटीज़ मतलब जो कम पॉपुलेशन हो, ठीक है, कम जिनकी किसी भी कम्युनिटी की अगर पॉपुलेशन कम बची हो तो उनको हम माइनॉरिटीज़ में काउंट करते हैं, भले वो हिंदूज़ हो, मुस्लिम्स हो, बुद्धिस्ट हो, सिख्स हो, पारसीज़ हो, उन सबको। ओके, तो अभी अभी एक फाइल किया गया था प्ली, उसमें बोला गया था कि माइनॉरिटी स्टेटस जो है हिंदूज़ को दीजिए जिस स्टेट में हिंदूज़ कम है, वहाँ पे किसको, हिंदूज़ को क्या दीजिए, माइनॉरिटी स्टेटस दीजिए। तो सेंटर ने अभी तक कोई काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्लेजर एक्सप्रेस्ड किया है उनके डिसीजन पे। सेंटर ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया इसके कारण। ओके, तो दिस इसलिए ये न्यूज़ में है। मोर अबाउट न्यूज़ में देखें तो ये जो है ये तब आया था जब मेजॉरिटी जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का TMA पाई केस में, जहाँ पे उन्होंने कुछ ले डाउन किए थे आर्टिकल 30 के अंदर कुछ चीज़ें। उन्होंने बोला था कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है वो स्टेट वाइज कंसीडर की जाएंगी, ना कि सेंटर वाइज। तो याद करिएगा, जो डायरेक्शन है वो सेंटर इशू करेंगे, बट जो आइडेंटिफिकेशन है हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का, उनका आइडेंटिफिकेशन स्टेट लेवल पे किया जाएगा। अब अबाउट माइनॉरिटीज़ एंड रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वर्ड माइनॉरिटी जो है प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 29 से 30 में और 350A से 350B में, बट उन्होंने कहीं पर भी माइनॉरिटी स्टेटस, माइनॉरिटी एज अ टर्म डिफाइन नहीं किया है। उन्होंने कंसीव किया कि माइनॉरिटी जो है वो ओपन कैटेगरी है, जो कि हमारे रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और जो भी हमारे डिस्टिंक्टिव ग्रुप्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। आर्टिकल 29 जो है वहाँ पे हमारा वर्ड माइनॉरिटीज मेंशन है इन इट्स मार्जिनल हेडिंग, बट स्पीक्स ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, मतलब सब सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्कोप है इस आर्टिकल का वो रिस्ट्रिक्ट सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं किया, उन्होंने मेजॉरिटीज़ के लिए भी किया, क्योंकि वहाँ पे सेक्शन ऑफ सिटीजन्स वर्ड इंक्लूड है, तो उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों लोग आ जाते हैं। आर्टिकल 30 जो है वो स्पेसिफिकली 2 कैटेगरीज ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में बताता है, पहला है लिंग्विस्टिक और दूसरी है रिलीजियस। तो ये याद करने की आपको ज़रूरत है। तो 2 कैटेगरीज ऑफ उसके बारे में बताता है, पहला है लिंग्विस्टिक, दूसरा है रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ओके, टुगेदर अगर बात करें तो ये दोनों माइनॉरिटीज़ जो है टुगेदर जो 2 आर्टिकल्स हैं वो 4 राइट्स माइनॉरिटीज़ को देते हैं। 4 राइट्स कौन कौन से हैं? ये है हमारे 4 राइट्स, जैसे कि कोई भी सेक्शन है हमारे कोई भी हमारा सेक्शन है सिटीजन्स का, उनको अपनी खुद की लैंग्वेज, खुद का स्क्रिप्ट, खुद का कल्चर को प्रिजर्व करना है। आर्टिकल 29 से 30 के बीच में सारे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अपना खुद का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं और इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने चॉइस का। फिर राइट टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट इन द मैटर ऑफ स्टेट एड, इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। और 4th है राइट टू सिटीजन अगेंस्ट डिनायल ऑफ एडमिशन टू एनी स्टेट मेंटेन्ड और स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। So these are the rights. Now let's come to what are the remaining 2 articles जो linguistic minorities बस से related है। पहला है 350A, जहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है हमको मदर टंग में प्राइमरी स्टेजेस में। 350B हमको बोलता है कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है वो आप स्टेब्लिश करिए। अब अदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की अगर बात करें तो हमारा माइनॉरिटीज़ के स्टेटस में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। पहला है कि आर्टिकल 25 हमको बोलता है कि हमको रिलीजन का फ्री प्रैक्टिस करना है, प्रोपोगेट करना है रिलीजन को। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स जो कि आर्टिकल 26 में दिया गया है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन जो कि आर्टिकल 27 में बोला गया है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो भी हमको प्रोवाइड करना है, रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 28 में। और इस आर्टिकल 347 क्या बोलता है कि स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। और आर्टिकल 350 बोलता है कि हमको ग्रीवेंसेस जो है लैंग्वेज से रिलेटेड उसको इशू करना है, उसको सही करना है। दीज आर द आर्टिकल्स। नाउ लेट्स कम टू माइनॉरिटी एजुकेशनल
राइट्स। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया है कि टू इंटरवीन इन पिटीशन चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 1 क्लॉज 4 एंड सेक्शन 1 क्लॉज 5 ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो सेक्शन 1 क्लॉज 5 क्या है, सेक्शन 1 क्लॉज 4 क्या है, वो देख लेते हैं। तो वहाँ पे सेक्शन 1 क्लॉज 5 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का है वहाँ पे एग्जेम्पशन दिया गया है मदरसास को, वैदिक पाठशालास को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट करते हैं अपने उसमें, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। और सेक्शन 1 क्लॉज 4 में बोला गया प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिफ्यूज़ किया है कि हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हम इसकी चेक नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कुछ व्यूज़ आए थे। तो सबसे पहला आया था TMA पाई फाउंडेशन केस 2002 में, जहाँ पे राइट जो है माइनॉरिटीज़ का अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 की बात करें वो ना ही एब्सोल्यूट है और ना ही अबव द लॉ है, मतलब लॉ के अंदर ही रहेगा, लॉ बनेगा उसी लॉ के अंदर गवर्न किया जाएगा, ये नहीं कि लॉ के ऊपर जो है उनको हम राइट्स दे रहे हैं। रेगुलेशन जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के में फ्रेम किया जाएगा, मस्ट बी अप्लाई टू ऑल इंस्टीट्यूशन। फिर SKMD रफ़ीक केस 2020 आया था, रेगुलेशन इज़ परमिसेबल, रेगुलेशन जो है परमिसेबल है अगर वो एक्सीलेंस जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में बढ़ाता है तब। 2014 में प्रामति जजमेंट आया था जहाँ पे एंटायर RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है नॉन एप्लीकेबल ऑन माइनॉरिटी स्कूल्स। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है माइनॉरिटी स्कूल्स पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नाउ लेट्स कम टू इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट गाइडेड बाय वे फॉरवर्ड। तो केरला एजुकेशन बिल 1958 में आया, इसमें क्वेश्चन अराइज हुआ स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी से रिलेटेड, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार वो किया। कोर्ट ने बोला कि माइनॉरिटी सिंपली मीन्स अ कम्युनिटी जो कि न्यूमेरिकली 50% से लेस है, ठीक है, वेदर सच, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि 50% ऑफ व्हाट, 50% से लेस है, 50% से किसका लेस है, कितने, मतलब किस चीज़ का 50%, तो उन्होंने ये नहीं बताया। तो व्हाट वेदर सच न्यूमेरिकल इन्फीरियरिटी इज लिमिटेड टू एंटायर कंट्री और एंटायर स्टेट और पार्ट देयर ऑफ वॉज नॉट स्टेटेड। फिर DAV कॉलेज केस आया 1971 का, जहाँ पे बोला गया कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है वो डिटरमाइन की जाएगी ओनली इन रिलेशन टू पर्टिकुलर लेजिस्लेशन, जो आप लेजिस्लेशन बनाते हो उसके हिसाब से आपकी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ डिटरमाइन की जाएंगी। अगर सेंट्रल लेजिस्लेशन लाइक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 इस चैलेंज अगर होता है तो माइनॉरिटी वुड बी कैलिब्रेटेड विद द रेफरेंस टू द पॉपुलेशन ऑफ द होल ऑफ इंडिया, नॉट ऑन वन स्टेट। फिर बाल पाटिल केस आया 2005 में, इन्होंने रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ दोनों को डिफरेंशियली ट्रीट किया। उन्होंने बोला कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे आइडेंटिफाई होगी विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट, कैलिब्रेटिंग रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है वो डिफाइन होगी एट द स्टेट लेवल वुड मिटिगेट अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडिया। तो दिस इज़ द माइनॉरिटी वाला टॉपिक। नाउ लेट्स कम टू वन नेशन वन लैंग्वेज। तो यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने बोला है कि हिंदी एज अ लैंग्वेज यूज़ करिए आप सबके लिए रादर देन इंग्लिश। तो हिंदी यूज़ करिए, हिंदी को प्रमोट करिए इंडिया में, ठीक है। तो लिंगुआ फ्रैंका का मतलब यही होता है कि वो शेयर्ड लैंग्वेज, वो शेयर्ड कॉमन लैंग्वेज जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करें, जो हमारे बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स जो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो एक सेम लैंग्वेज यूज़ करके उस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर पाए। तो हिंदी को अभी बोला गया है, पहले इंग्लिश था, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी लैंग्वेज जो है वो बिलोंग करती है इंडो आर्यन ब्रांच से, जो कि हमारे इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में आती है। ये डिसेंडेंट है हमारे संस्कृत की, जो कि विच इज़ एन एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज। अर्लियर एवरी ईयर अगर बात करें तो September 14 जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है एज अ हिंदी डे थ्रू आउट द इंडिया। हिंदी जो है अडॉप्ट किया गया था बाय इंडियन लीडर्स एज अ सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। महात्मा गांधी ने हिंदी यूज़ किया था इंडिया को यूनाइट करने के लिए, हेंस द लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन फॉर लैंग्वेज ऑफ यूनिटी। 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को अडॉप्ट किया अलॉन्ग विथ इंग्लिश, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनी हमारी यूनियन ऑफ इंडिया की। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि हिंदी जो है, जो कि हम देवनागरी स्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हमारे इंडिया की अंडर आर्टिकल 343। फिर 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ, जहाँ पे प्रोवाइड किया गया कि इंग्लिश में स्टिल बी यूज अलॉन्ग विद हिंदी, मतलब इंग्लिश भी यूज़ होगी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह एज वेल एज हिंदी। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो 8th शेड्यूल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेजेस, उसमें 22 लैंग्वेजेस आती हैं इंक्लूडिंग हिंदी।
अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर देखा जाए हिंदी को प्रमोट करने के लिए, तो आर्टिकल 120 एंड आर्टिकल 210, तो इसमें क्या है, लैंग्वेज जो यूज़ की जाएगी पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में रिस्पेक्टिवली, वहाँ पे ऑप्शंस दिया जाएगा कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांजैक्ट कर सकते हैं बिजनेस। फिर आर्टिकल 344 क्लॉज 1 जो है, वहाँ पे वहाँ पे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और उनकी कमीशन को हर 10 साल में वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे रिगार्डिंग कि कैसे हम प्रोग्रेसिव यूज़ कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज का एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इंग्लिश का यूज़। आर्टिकल 351 में हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करने की बात की, टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स कम टू की स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो वाइडली स्पोकन एज पर 2011 लिंग्विस्टिक सेंसस की अगर बात करें तो हिंदी जो है वो 52.8 करोड़ इंडिविजुअल्स जो है वो हिंदी बोलते हैं और 43.6% जो पॉपुलेशन है वो हिंदी बोलती है, फॉलोड बाय बंगाली एंड मराठी। ऑल्सो हिंदी जो है वो थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है हमारे पूरे वर्ल्ड की 2019 में। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो एज पर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस नियरली 42% जो है चिल्ड्रन हमारी कंट्री के वो हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, फॉलोड बाय इंग्लिश एंड देन बंगाली। ओके, नाउ लेट्स कम टू फ़ोन टैपिंग। तो वन नेशन वन लैंग्वेज हो गया। फ़ोन टैपिंग की अगर बात करें तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि आईपीएस ऑफिसर जो है अभी वो अंडर प्रोब में रखे गए हैं क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स का फ़ोन टैप किया था इन 2019। फ़ोन टैपिंग का मतलब क्या होता है हम वो पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन जो है फ़ोन टैपिंग की, फ़ोन टैपिंग रिफर्स टू मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन एंड फोन्स बाय अ थर्ड पार्टी बाय सीक्रेट मीन से आप किसी का फ़ोन जो है फ़ोन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको टैप कर रहे हो। द वर्ड फ़ोन टैपिंग मतलब ऑल्सो मीन्स वायर टैपिंग और लाइन बगिंग और इंटरसेप्शन ऑफ फोन्स। ये पहली बार यूएसए में लाई गई थी 1890s में। लीगल प्रोविजन अगर बात करें तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है 1885 का, उसके अंदर ये रेगुलेट किया जाता है। ओके, सो अभी प्रीलिम्स बहुत पास है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ना है आपको। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की अगर बात करें तो पावर किसके पास है फ़ोन टैप करने की, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सेक्शन 5 क्लॉज 2 के अंदर जो है फ़ोन टैप कर सकते हैं। स्टेट्स में अगर बात करें तो पुलिस जो है उनके पास पावर है फ़ोन टैप करने की, और सेंट्रल एजेंसीज़ की बात करें तो उसमें 10 सेंट्रल एजेंसीज हैं जिनके पास पावर है। अब टैपिंग जो है वो सिर्फ यही एजेंसीज कर सकती हैं, अदर एजेंसीज अगर करेंगी टैपिंग तो इलीगल माना जाएगा। ग्राउंड्स क्या है, कब हम फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं, अगर हमारी इंडिया की सिक्योरिटी जो है अफेक्ट हो रही है, सोवेनिटी अफेक्ट हो रही है, फ्रेंडली फॉरेन स्टेट के साथ जो भी हमारा रिलेशन है वो इफेक्ट हो रहा है, तब हम जो है फ़ोन को टैप कर सकते हैं। एक्सेप्शंस जो है हमारे प्रेस के लिए दिए गए हैं। जो भी प्रेस मैसेज पब्लिश होते हैं इंडिया में ऑफ करस्पॉन्डेंट क्रिएटेड टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट शेल नॉट बी इंटरसेप्टेड और डिटेन्ड। ओके, अब पावर टू इशू द ऑर्डर ऑफ फॉर फोन टैपिंग, किसके पास ऑर्डर है कि फ़ोन टैपिंग के लिए ऑर्डर इशू कर सकते हैं, तो सेक्रेटरी जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की और उनके स्टेट के काउंटर पार्ट्स वो जो है इशू कर सकते हैं। ऑर्डर जो है वो कन्वे किया जाएगा सर्विस प्रोवाइडर के पास इन राइटिंग लिख के, ओनली देन द टैपिंग बिगिन। कंपीटेंट अथॉरिटी जो है वो रिकॉर्ड करेगी सारे रीजंस फॉर टैपिंग इन राइटिंग। हाउएवर एक्सेप्शनल केसेस में अगर बात करें तो ऑर्डर जो है लोअर अथॉरिटीज भी इशू कर सकती हैं, ऑल्सो विच में इंक्लूड ऑफिसर नॉट द बिलो रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी ऑर्डर जो है वो कम्युनिकेट किया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ओके, अब अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अगर देखें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन फोन टैपिंग, तो शेड्यूल 7 जो है जहाँ पे टेलीफोन अलॉन्ग विद अदर कम्युनिकेशन जो है यूनियन लिस्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। राइट टू प्राइवेसी, टेलीफोन कन्वर्जेशन जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम टेलीफोन टैप कर रहे हैं तो हमारी प्राइवेट लाइफ कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। तो आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी बोलते हैं कि जब तक लॉ नहीं परमिट करता तब तक आप फ़ोन टैप नहीं कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, इफ़ अ पर्सन इज टॉकिंग ऑन अ टेलीफोन ही एक्सपीरियंसिंग हिज और हर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दस टेलीफोन टैपिंग जो है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 क्लॉज ए को इन्फ्रिंज करता है अनलेस इट केम विद इन द रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट सेट आउट इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2। ओके, नाउ लेट्स कम टू कॉमन फ़ोन टैपिंग टेक्नोलॉजीज। अगर बात करें तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये एक मीडिएशन सर्वर है, इंटरसेप्ट अ कॉल, जो कि कॉल को इंटरसेप्ट करता है और फिर ट्रांसमिट करता है प्राइमरी रेट इंटरफेस को, प्राइमरी रेट इंटरफेस से ट्रांसमिट करता है टू द गवर्नमेंट ऑफिस गवर्नमेंट एजेंसीज वहाँ पे। ऑल्सो पुलिस जो है उन फोन्स जो भी PRI लाइन में जो भी हमने
फ़ोन को टैप किया है उनको सुन सकती है और स्टोर कर सकती है, उसको अपने कंप्यूटर में रख सकती है। साउंड फाइल ऑफ द इंटरसेप्टेड कॉल जो है वो भी रिकॉर्ड हो सकता है और स्टोर किया जाता है मीडिएशन सर्वर साइमल्टेनियसली। अब टाइम लैग की बात करें तो ट्रांसफ़र जो है वो कॉल रिलेटेड डेटा का वो रियल टाइम में हैपन नहीं होता। 64 kbps स्पीड रिजल्ट होती है और चीपर होता है, ठीक है। और लीज्ड लाइन की अगर बात करें तो सर्विस प्रोवाइडर जो है एजेंसीज को डायरेक्ट एक्सेस देते हैं कि आप जो है हमारे नेटवर्क पे आ सकते हैं। कॉल रिलेटेड डेटा जो है वो ओनली रियल टाइम में ट्रांसमिट नहीं होता और स्पीड जो है 2 Mbps की होती है। कॉस्टली होता है क्योंकि फास्ट फाइबर ऑप्टिक्स को लगाने के लिए हमको कॉस्टली पैसा ज़्यादा लगता है। और यूटिलिटी की बात करें तो स्टेट एजेंसीज जो है वो ज़्यादा ISDN पे डिपेंड होती है बिकॉज वो चीपर होता है। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द चेक्स अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर ऑफ फोन टैपिंग। तो सबसे पहली चीज़ कि लास्ट रिजॉर्ट में हमको फ़ोन टैपिंग यूज़ करना चाहिए। लॉ इज़ क्लियर दैट कि इंटरसेप्शन जो है तभी होना चाहिए अगर कोई वे नहीं हो इन्फॉर्मेशन को निकालने का। फिर टाइम लिमिट की अगर बात करें तो डायरेक्शन जो है इंटरसेप्शन का वो remain in force unless revoked earlier for a period of next not exceeding 60 days, ओके। और 180 डेज से बियॉन्ड आप नहीं रख सकते हैं। रिव्यू कमेटी की अगर बात करें तो ऑर्डर जो है हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करेगी, वो रिव्यू किया जाएगा कमेटी के द्वारा, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी वो हेड करेंगे उस कमेटी को विद लॉ एंड टेलीकॉम सेक्रेटरी एज अ मेंबर। डिस्ट्रक्शंस ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड परटेनिंग टू सच डायरेक्शन उनको डिस्ट्रॉय हमको करना पड़ेगा हर 6 मंथ में, अनलेस दीज आर मतलब फिर से बाद में रिक्वायरमेंट ना हो इसलिए। फिर प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें तो मल्टीपल प्रोविजंस जो है जिनका एम है कि हमारा जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पहला तो रिटन डायरेक्शन होना चाहिए सर्विस प्रोवाइडर का, इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोज होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सर्विस प्रोवाइडर की वो भी होनी चाहिए, ओके। अब रिसोर्स अगेंस्ट इलीगल फ़ोन टैपिंग की अगर बात करें, रिकोर्स अगेंस्ट इलीगल फ़ोन टैपिंग, तो अनऑथोराइज टैपिंग जो है वो हमारे वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी का। और एग्रीव्ड पर्सन जो है वो कहीं जिसका भी वायलेट हुआ है, जिसका भी फ़ोन टैप हुआ है, वो जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है ह्यूमन राइट कमीशन में। FIR भी लॉन्च की जा सकती है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जहाँ पे अनऑथराइज फ़ोन टैपिंग हुआ हो। एडिशनली अगर बात करें तो एग्रीव्ड पर्सन जो है वो कोर्ट में भी जा सकता है अगेंस्ट अ पर्सन और या फिर किसी कंपनी के अगेंस्ट जिन्होंने उसका फ़ोन टैप किया है अंडर सेक्शन 26 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट विच प्रोवाइड 3 year imprisonment फॉर अ पर्सन हेल्ड फॉर टैपिंग, ठीक है। तो दीज आर द सम रिकोर्सेज। नाउ लेट्स कम टू इंपॉर्टेंट केसेस। अगर बात करें तो PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में आया था, जहाँ पे टेलीफोन टैपिंग जो है वो कहीं कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, जो राइट टू प्राइवेसी उसको इफेक्ट करता है, और इसके लिए सेफगार्ड क्रिएट करना है। फिर KLD नागश्री वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006 उन्होंने उसमें हेल्प किया कि अक्रेंस जो है किसी भी एनी पब्लिक इमरजेंसी और एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी इंटरेस्ट इज अ साइन क्यू नॉन अंडर सेक्शन 5 clause 1 and clause 2। फिर रायाला M भुवनेश्वरी वर्सेस नागफंदेर रायाला, ये एक्ट जो है इसमें जो है एक्ट ऑफ टैपिंग कन्वर्सेशन ऑफ वाइफ बाय द हस्बैंड जो है वो इलीगल है। नाउ लेट्स कम टू इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन एंड बिल्स। तो सबसे पहला है क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि सेंटर ने इनिशिएट किया गया एक प्रोसेस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज, जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन ले रहे हैं। अब क्रिमिनल लॉज कौन कौन से आपको पता है, IPC हो गया, CRPC हो गया एंड इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया। क्रिमिनल लॉज अगर बात करें तो क्रिमिनल लॉज और क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जहाँ पे आपको पता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। लॉ जो हमारे क्रिमिनल लॉ से डील करते हैं, इंडियन पीनल कोड हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया। अर्लियर अमेंडमेंट्स जो थे क्रिमिनल लॉ में कैसे किए गए थे, तो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया था, जहाँ पे एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था कि जो भी रेप लॉज हैं उनको मोर स्ट्रिंजेंट बनाया जाए और डेफिनेशन जो है रेप की उसमें ओरल सेक्स भी इंक्लूड किया जाए और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इनटू विमेन बॉडीज एज अ क्राइम जो है उसको इंक्लूड किया जाए। फिर क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया, जहाँ पे उन्होंने और स्ट्रेंथन कर दिया रेप लॉज को और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है वो इंक्रीज कर दी 7 to 10 years और प्रोविजन जो है पनिशमेंट का फॉर द रेप ऑफ अ गर्ल्स अंडर 12 years and 16 years ऑल्सो एडेड अंडर इट। अब IPC और CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट में देख लेते तो IPC 1860 में आया था। IPC जो है वो मेन डॉक्यूमेंट है जो सारे क्रिमिनल एक्ट से डील करता है और पनिश करता है दे ऑट टू बी चार्ज विद। ऑब्जेक्टिव क्या है कि IPC एनैक्ट करने का कि हमारे जनरल और एग्जॉस्टिव पीनल कोड जो है क्राइम के लिए प्रोवाइड किया जाए। IPC जो है वो हर होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड करता है, मतलब जम्मू कश्मीर एंड हर जगह। पनिशमेंट जो है इस IPC के अंदर एक्सटेंडेड टू बोथ ऑफेंस अगर इंडिया में कमिटेड किया है तभी भी आपको पनिशमेंट मिलेगी और ऑफेंस जो है अगर आपने आउटसाइड इंडिया कमिट किया है तभी भी आपको
पनिशमेंट मिलेगी। अब आते हैं सीआरपीसी में देखते हैं 1973 का। सीआरपीसी जो है ये प्रोसीजरल लॉ है जो कि स्टेट करता है कि कैसे पुलिस मशीनरी जो है वो फंक्शन करेगी और इन्वेस्टिगेट करेगी हमारा जो मतलब क्राइम हुआ है। सीआरपीसी जो है क्रिमिनल ऑफेंस को कैटेगराइज करता है सेवरल कैटेगरीज में, सच एज बेलेबल, नॉन बेलेबल, अनकॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। प्रोसीजरल ट्रीटमेंट जो है डिफरेंट ऑफेंसेस के डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे स्टेप्स हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट, सच एज फाइलिंग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फिर गैदरिंग एविडेंस एंड इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी। तो ये सब चीज़ है सीआरपीसी में आता है। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है। ये एक्ट जो है बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को एक अपने कंटेन करता है कि कैसे हम जो एविडेंस है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोवाइड कर सकते हैं। ये प्रोविजन जो है स्पीक करते हैं बोथ, मतलब बताते हैं बोथ प्रोसीजर और राइट्स के बारे में, एज इट प्रोवाइड प्रोसीजर्स एज टू हाउ टू प्रोसीड टू द कोर्ट और हाउ टू एस्टेब्लिश आवर क्लेम बिफोर द कोर्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट रिलेटेड टू क्रिमिनल लॉ। तो बहुत सारे जजमेंट हुए जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी प्रोवाइड की क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड। पहला है अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, जहाँ पे इन केस ऑफ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, किसी भी कम्युनिटी का अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स आप हर्ट कर रहे हो तो सेक्शन कंसर्न इंक्लूडेड सेक्शन 153B एंड सेक्शन 295 जो है इंडियन पीनल कोड का, वो इंक्लूडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप फ्री स्पीच और हेट स्पीच में डिफरेंस जानिए। फ्री स्पीच वो होता है कि जब हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री स्पीच। ठीक है, आपके पास राइट है कि आप किसी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बट हेट स्पीच का जो मतलब है, हेट स्पीच का मतलब है कि आप किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट्रेड बढ़ा रहे हो पब्लिक में, तो दैट इज कॉल्ड हेट स्पीच। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच। फिर अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 में आया। उसमें भी एक इशू इन द केस वाज रिगार्डिंग द एक्सेसिव इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144। तो सेक्शन 144 क्या है, जो हम वो लगाते हैं ना, सेक्शन 144 जैसे कि सेक्शन 144 जो हमारा लॉकडाउन के टाइम पे भी लगा था, ठीक है, तो हम वो लगा देते हैं, तो उसके कारण क्या है, लोग बाहर नहीं जा सकते और वो सब। तो इसका भी इम्पोजिशन इतना ज़्यादा यूज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 144 सीआरपीसी का जो है वो एज अ टूल यूज़ नहीं किया जाएगा कि ओपिनियन आप बंद करवा दीजिए लोगों का। कोर्ट ने फर्दर बोला कि सीआरपीसी जो है वो नॉट ओनली रिमीडियल है बट अब प्रिवेंटिव है एंड शेल बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन केस जहाँ पे डेंजर और एप्रीहेंशन जो है डेंजर का वो ज़्यादा हो। फिर नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में आया, जहाँ पे सेक्शन 377 जो है इंडियन पीनल कोड का उन्होंने क्रिमिनलाइज किया कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन पर्सन ऑफ द सेम सेक्स। वहाँ पे उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया कि आप जो है अगर सेम सेक्स के हो तो आप एक साथ रह सकते हो against the nature. However, court upheld that the right to equal citizenship of all members of LGBTQI community. Okay, फिर जोसेफ स्टाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया सेक्शन 497 ऑफ IPC, जहाँ पे उन्हें क्रिमिनलाइज किया एडल्ट्री while treating a married woman as a commodity of her husband. Okay, so this is the important criminal laws judgment. Now let's come to Criminal Procedure Identification Act 2022. तो रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 अभी प्रेसिडेंट का एसेंट उनको मिल गया है। एक्ट में अगर बताएं तो एक्ट ने रिप्लेस किया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। अब नीड क्या थी, क्यों ज़रूरी था कि इसमें न्यू मेजरमेंट टेक्निक जो है वो इंक्लूड की गई है जो कि यूज होती है एडवांस कंट्रीज़ में, जो हमको क्रेडिबल और रिलायबल रिजल्ट बताएंगी। 1980 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने नोट किया था कि हमको बहुत ज़्यादा एक्ट को रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मॉडर्न जो ट्रेंड है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेरिजन टू ओल्डर। 2003 में हमारी बात कमेटी आई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें एक्ट को अमेंड करना चाहिए और मजिस्ट्रेट को एम्पावर करना चाहिए कि वो डेटा को कलेक्ट कर दे, सच एज ब्लड सैंपल्स फॉर DNA, हेयर, सलाइवा और सीमेन। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्वियसली हमारे जो मेजरमेंट टेक्निक्स हैं उसके स्कोप और उसके एम्बिट को एक्सपैंड करना है, विच कैन बी टेकन अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ विद द हेल्प ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व इन एनी क्राइम। की फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले एम्बिट उन्होंने एक्सपैंड कर दिया। एक्ट ने एक्सप्लेन किया कि टाइप ऑफ डेटा आप क्या कलेक्ट करोगे, पर्सन फ्रॉम हुम सच डेटा किस पर्सन से कलेक्ट करना है, और द अथॉरिटी दैट में ऑथराइज सच कलेक्शन, तो किस अथॉरिटी कौन अथॉरिटी कलेक्ट करेगी वो। फिर रिटेंशन ऑफ डिटेल्स की अगर बात करें तो एक्ट ने रिक्वायर किया कि डिटेल्स जो है वो कलेक्ट की जाएंगी टू बी रिटेन्ड इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर 75 ईयर्स। ठीक है, 75 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन, जब से आप कलेक्ट कर रहे हो तब से 75 ईयर्स तक रहेगी। रिकॉर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा इन केस ऑफ अ
पर्सन हु हैव नॉट बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, पहली बार अगर प्रीवियसली उसने कन्विक्ट नहीं हुआ है तब जो है रिपोर्ट वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। एंड हु आर रिलीज्ड विदाउट ट्रायल, डिस्चार्ज और एक्विटेड। फिर रेसिस्टेंस टू गिविंग डिटेल्स अगर बात करें तो एज पर द एक्ट रेसिस्टेंस और रिफ्यूज़ल जो है डिटेल्स अगर नहीं दे रहे हो और कंसीडर्ड एंड वो ऑफेंस की तरह कंसीडर की जाएगी अंडर इंडियन पीनल कोड। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर द एक्ट, मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट पावर दी गई है कि मजिस्ट्रेट जो है मे डायरेक्ट अ पर्सन टू गिव डिटेल्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रूल मेकिंग पावर की अगर बात करें तो वो भी एक्सपैंड कर दी गई है। द एक्ट वेस्टेड रूल मेकिंग पावर ओनली इन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक्ट ने अभी बोल दिया कि वो पावर जो है हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देंगे। ओके, सो दिस इज द some amendments features. Now let's come to National Crime Record Bureau. तो National Crime Record Bureau जो है ये Ministry of Home Affairs के अंदर आती है, जो कि 1986 में सेटअप की गई है, जो फंक्शन करती है एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स। ये रिकमेंड की गई थी बाय टंडन कमेटी, नेशनल पुलिस कमीशन एंड MHA टास्क फोर्स। रिसेंटली 37 फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है NCRB का। ये इसके कुछ मेजर पब्लिकेशन है जो आपको याद करने की जरूरत है, दैट इज क्राइम्स ऑन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ सुसाइड्स इन इंडिया, prisoner statistics in India, fingerprints in India, and reports on missing women and children in India. So these are the some reports जो कि NCRB हमारी निकालती है। Now let's come to important constitutional bodies. तो सबसे important है National Commission for Scheduled Tribes। तो National Commission for Scheduled Tribes I hope आपने Constitution में पढ़ा होगा। ये न्यूज़ में इसलिए है कि Ministry of Social Justice and Empowerment ने अभी हाईलाइट किया है कि National Commission जो है Scheduled Tribes है वो डिसफंक्शनल है for the last 4 years और नॉट डिलीवर्ड अ सिंगल रिपोर्ट टू पार्लियामेंट। अभी तक उन्होंने पार्लियामेंट को कोई भी रिपोर्ट डिलीवर नहीं किया। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने रिपोर्ट डिलीवर किया नहीं की, आपको इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है, कैसे है, किस आर्टिकल में आता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर बात करें, वो इस्टेब्लिश हुआ था आर्टिकल 338 को अमेंड करके, जहाँ पे उन्होंने एक न्यू आर्टिकल जोड़ा था, आर्टिकल 338A कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये बाय दिस अमेंडमेंट तो जो अर्स्ट वाइल हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स था वो 2 पार्ट में टूट गया, शेड्यूल कास्ट अलग हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स अलग हो गया। फिर फंक्शंस क्या क्या हैं कमीशन के अंडर आर्टिकल सब क्लॉज 5 में दिए गए हैं। तो सबसे पहली चीज़, सारे जो मैटर्स है रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब्स आपको उसको मॉनिटर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, इंक्वायर करना है स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स, पार्टिसिपेट करना है और एडवाइस करना है प्लानिंग प्रोसेस को ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड टू एवेलुएट द प्रोग्रेस ऑफ देयर डेवलपमेंट, प्रेजेंट करना है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट एनुअली एट सच अदर टाइम्स एज द कमीशन में डीम फिट, रिपोर्ट्स अपॉन द वर्किंग ऑफ दोज सेफगार्ड, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करनी है और फंक्शन को डिस्चार्ज करना है जब भी प्रेसिडेंट को ज़रूरत हो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो एसटीज़ के लिए दिए गए हैं वो देखते हैं। तो एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफगार्ड की अगर बात करें तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो स्पेशल प्रोविजन बनाते हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस विच इंक्लूड एसटी। आर्टिकल 29 जो है वो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में बताते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 46 क्या है, स्टेट शेल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। आर्टिकल 350A जो है उसमें हमको मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देना है। फिर सोशल एंड इकोनॉमिक सेफगार्ड्स की बात करें तो 23 जो है वो ह्यूमन बींग की ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। 24 में चाइल्ड लेबर को हमको मतलब प्रिवेंट करना है। 244 में क्लॉज 1 जो है उसमें प्रोविजन दिया है 5th शेड्यूल का, जहाँ पे हमारे जो शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज़ हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल करना है। फिर 275 में ग्रांट इन एड जो है प्रोवाइड करना है स्पेसिफिक स्टेट्स को, जो कि 5th और 6th शेड्यूल के अंदर कवर्ड है। अब पॉलिटिकल सेफगार्ड की बात करें तो आर्टिकल 164 क्लॉज 1A जो है ये प्रोवाइड करता है फॉर ट्राइबल एरियाज मिनिस्ट्रीज इन बिहार, MP, उड़ीसा। आर्टिकल 330 रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है ST पॉपुलेशन को लोकसभा में, 337 ST पॉपुलेशन का स्टेट लेजिस्लेचर में। 10 ईयर्स पीरियड जो है रिजर्वेशन एक्सटेंड होता है 334 के अंदर। आर्टिकल 243 के अंदर रिजर्वेशन जो है सीट्स पंचायत में सीट्स की करनी है। 371 में स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सिक्किम। अब सेफगार्ड अंडर वेरियस लॉज की अगर बताएं तो सेट शेड्यूल कास्ट and Scheduled Tribes Act 1989 rules framed under this, Bonded Labor System Act 1976 आया, Child Labor Act 1986 आया, States Act and Regulation Concerning Alienation and Restoration of Land Belonging to STs, Forest Conservation Act आया 1980, Panchayat Raj Act आया and Minimum Wages Act आया। Okay, तो these are the some provisions related to national
कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नाउ लेट्स कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो कर्नाटका हाई कोर्ट, अभी ये न्यूज़ इसलिए है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला कि हिजाब जो आप वियर करते हो ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है अंडर द इस्लामिक फेथ, और ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है, जो कि अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। अब रूलिंग जो है वो क्यों आई, क्योंकि पिटीशन जो है वो लाई गई थी कि जो हिजाब आप वियर करते हो हेड स्कार्फ क्लासरूम्स में, उसके लिए जो है ये लाया गया था। तो अबाउट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट की बात करें तो ये इवॉल्व हुआ था सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में। शिरूर मुत केस जो था 1954 का, उसमें उन्होंने बोला था कि ओनली वही रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आपको प्रोटेक्ट करना है जो कि एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट है हमारे रिलीजन की। कोर्ट ने हेल्प किया कि जो टर्म रिलीजन है वो सारे रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को कवर करता है, इंटीग्रल जो है हमारे रिलीजन के, और टुक अपॉन इटसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलीजन की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमाइन करेगी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस क्या होती है। This attempts to differentiate essential and non-essential practices was taken up in various judgment. Related terminology की अगर बात करें तो reasonable accommodation की अगर बात करें, ये इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट रीसेंट कर्नाटका जो वर्डिक्ट है हिजाब को वियर करने में, वो जो हमारा प्रिंसिपल है रीजनेबल एकोमोडेशन का उसको ओवरलुक करता है। अब रीजनल एकोमोडेशन का प्रिंसिपल क्या है, इस प्रिंसिपल का मतलब है कि हमको इक्वालिटी प्रमोट करना है, पॉजिटिव राइट्स को बढ़ाना है और प्रिवेंट करना है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी, हेल्थ कंडीशन और पर्सनल बिलीफ। जनरल प्रिंसिपल जो है इज दैट रीजनेबल एकोमोडेशन तभी प्रोवाइड किया जाएगा अनलेस सम अनड्यू हार्डशिप इज कॉज्ड बाय सच एकोमोडेशन। इट यूजेस primarily in the disability rights sector. In India, Right of People with Disability Act 2016 जो है वो reasonable accommodation को define करते हैं। फिर legal entity status, तो invoking Paris party jurisdiction, मद्रास हाई कोर्ट ने legal entity status जो है nature को हमको दिया है and directed that state and central government to protect it. Earlier in 2017 उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना रिवर्स को सेम लीगल स्टेटस दिया था एज अ ह्यूमन बींग। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया था इसको, और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फिर एंटायर एनिमल किंगडम को उन्होंने लीगल स्टेटस, इलीगल एंटिटीज स्टेटस दे दिया था। अब सिग्निफिकेंस क्या है, कोर्ट ने रूल किया कि मदर नेचर जो है उसके पास राइट है, ड्यूटीज़ है, लाइबिलिटीज़ है जो भी हम लिविंग पर्सन एंजॉय करते हैं। कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व किया कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो हमारा पार्ट है बेसिक ह्यूमन राइट्स का और राइट टू लाइफ का इटसेल्फ। एक्सपैंड जो है हमारा जो एनवायरमेंटल लॉस है, एटीट्यूडनल बिहेवियरल चेंजेस है, उनको हमको एक्सपैंड करना है। ठीक है। अब पेरेंट्स पैट्री लैटिन वर्ड मीन्स मतलब पेरेंट ऑफ द नेशन। इट अलाउ गार्जियनशिप ऑफ द स्टेट ऑफ द राइट ऑफ द एंटिटीज। ओके, तो दिस इज लीगल एंटिटी स्टेटस। देन रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ एससीज एंड एसटीज। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अभी आज के सारे डिपार्टमेंट, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से पूछे कि आप डेटा को कलेक्ट करिए जो इनएडिक्वेसी से रिलेटेड डेटा है रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, आप उसको डेटा को कलेक्ट करिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी। अबाउट रिजर्वेशन एंड प्रमोशन अगर बात करें तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A बोलता है स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि आप प्रोविजन बनाइए कि रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में आप दे पाए एसटी एससी से रिलेटेड। नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 क्राइटेरिया जो है ले डाउन किए फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन। पहला है क्वान्टिफेबल डेटा आपको कलेक्ट करना है, एप्लीकेशन जो है उस डेटा का हर कैडर में सेपरेटली करना है, और कैडर जो है वो यूनिट ऑफ ऑपरेशन फॉर प्रमोटर रोस्टर होना चाहिए। जर्नैल सिंह केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी आपको क्वान्टिफेबल डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग द बैकवर्डनेस ऑफ एसटी एंड एससीज। 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रूल किया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी नहीं है इन द वे गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड दिस OROP स्कीम फॉर एक्स सर्विस पर्सनल। कोशियारी कमिटी जो है उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम जो है उसको डिफाइन किया है, वेट अ सेकेंड। सो नाउ लेट्स कम टू 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रूल किया है कि यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी नहीं है, जैसे क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की है एक्स सर्विस पर्सन के लिए, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी नहीं है। अब कोश्यारी कमेटी ने 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम जो है उसको डिफाइन किया है। ये एक यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम है जो कि आर्म फोर्सेज के जो पर्सनल होते हैं, रिटायर होते हैं सेम रैंक पे, उनको जो है ये पेंशन प्रोवाइड की जाती है विथ सेम लेंथ ऑफ सर्विसेज। तो अभी पेंशन रेट्स जो हैं हाइक हुए हैं, अगर हाइक होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो पास्ट पेंशनर्स पे पहुंच जाते हैं, उनको दिए जाते हैं। अब आते हैं डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। पार्लियामेंट्री
स्टैंडिंग कमेटी ने अभी गवर्नमेंट से पूछा है कि आप एक डेडलाइन फिक्स करिए कि जो भी ये ट्राइब्स हैं उनको दलित्स और बैकवर्ड और ट्राइबल्स कैसे डिफाइन करेंगे, कब कैटेगराइज करेंगे, तो एक डेडलाइन जो है फिक्स कर दीजिए। तो डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स जो होते हैं, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 का आया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इस एक्ट में बहुत सारे नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल्स डिक्लेयर किया गया है और वो जो है कंटिन्यूस सर्विलेंस में आते हैं। एक्ट जो है 1952 में रिपील किया गया और इन कम्युनिटीज़ को डी नोटिफाइड कहा जाता है। हिस्टोरिकली अगर बात करें तो ये कम्युनिटीज़ जो है इनके पास कभी भी प्राइवेट लैंड का एक्सेस नहीं हुआ और इनके पास कभी होम ओनरशिप नहीं रही। ओके, ये ट्राइब्स जो है फॉरेस्ट को यूज़ करते हैं और लैंड को ग्रेस करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड और रेसिडेंशियल यूजेस। तो ये हो गए डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। नाउ लेट्स कम टू जुडिशियल एंड जस्टिस डिलीवरी की बात करें तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है कि वो ICJS का जो है सेकेंड फेज उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है हमारी। अब ICJS एक इनिशिएटिव है जहाँ पे ई-कॉमर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब जहाँ पे ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करके हम सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ें यूज़ करेंगे ताकि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हेल्प मिल जाए और हमारा जो डेटा है ईजिली ट्रांसफ़र हो पाए। अब ICJS जो है ये नेशनल प्लेटफॉर्म है, जो भी मेन IT सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट करेगा और हमारी क्रिमिनल जस्टिस जो है डिलीवर करेगा बाय 5 पिलर्स, जैसे पुलिस हो गए, ई फॉरेंसिक, ई कोर्ट्स, ई प्रोसिक्यूशन और ई प्रिजन्स। फेज़ 2 की अगर बात करें तो वो जो है वन डेटा वन एंट्री प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जहाँ पे डेटा जो है एंटर किया जाएगा एक बार इन वन पिलर एंड सेम इन अवेलेबल इन ऑल अदर पिलर्स। अंडर फेज़ 1 इंडिविजुअल IT सिस्टम जो है वो भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा और स्टेबलाइज किया जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए ICJS के लिए इन एसोसिएशन विद नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर्स। अब अबाउट ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो ई कमिटी जो है एक गवर्निंग बॉडी है जो कि हमारे ई कोर्ट प्रोजेक्ट है उनको देखती है अंडर नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडियन जुडिशरी 2005। अब ई कोर्ट जो है ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है जो कि हमारे जुडिशियल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करते हैं ऑफ द कंट्री बाय ICT एनेबल्ड कोर्ट। नाउ लेट्स कम टू कैपिटल पनिशमेंट। तो इन रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी ट्रायल जजेस है should not be swayed in favor of death penalty merely because of dreadful nature of the crime and its harmful impact on the society। ठीक है, तो उनको जो है डेथ पेनल्टी की तरफ नहीं किया जाएगा, फेवर नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ ड्रेडफुल नेचर ऑफ क्राइम एंड इट्स हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। दे शुड इक्वली कंसीडर द मिटिगेटिंग फैक्टर्स इन फेवर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो जजेस ने रेफर किया है टू द इवोल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पीनोलॉजी। अब प्रिंसिपल ऑफ पीनोलॉजी होता क्या है? इट इज़ अ प्रिंसिपल जहाँ पे हमको जो ऑब्लिगेशंस है सोसाइटी पे उनको बैलेंस करना है। दैट मीन्स ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व करना है, बी इट इफ किसी भी एक्यूज्ड की हो या फिर किसी भी की हो, उनको प्रोटेक्ट करना है एंड इज टू सर्व द अदर सोसाइटल कॉजेज एंड कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने छन्नूलाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में बोला है डेथ सेंटेंस देने से पहले प्रॉपर साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक इवैल्यूएशन करना चाहिए कोर्ट के द्वारा उस क्रिमिनल का। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अगर देखा जाए तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड किया है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही आपको डेथ पेनल्टी जो है अवॉर्ड की जानी चाहिए। ठीक है, कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पार्डनिंग पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर है सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशरी जो है उसको रिव्यू कर सकती है। भगवान दास वर्सेस स्टेट 2011 में डेथ पेनल्टी जो है ऑनर किलिंग के केसेस में की जाती है। शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में रिगार्डिंग द डिले इन एग्जीक्यूशन, और लॉ कमीशन ने 262 रिपोर्ट है जो लॉ कमीशन की, उन्होंने रिकमेंड किया है डेथ पेनल्टी को जो है अबॉलिश करना चाहिए हर क्राइम्स में अदर देन टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस एंड वेजिंग वॉर। अब आते हैं सेटिनल ऑन द क्यू वीव। ये जो है यूजुअली ट्रांसलेट किया जाता है एज अ वॉचफुल गार्जियन, मतलब वॉचफुल और अलर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फ्रेज जो है रिकग्नाइज किया था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस VG रो यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट 1952 में, जहाँ पे कोर्ट ने रोल दिया था सेनिटल ऑन क्यू वीव का विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स। फिर आते हैं यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जुडिशरी। तो गवर्नमेंट ने अभी पिच किया है, तो उन्होंने कटिंग एज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की बोला है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस जो है हमारी जुडिशियल सिस्टम से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की एफिकेसी को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को। स्टेप्स कैसे कैसे लिए, सुवास लिया है सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, ये एक लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन है जो कि यूज़ किया जाएगा हमारे जजमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए। सुपेस जो है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग पेंडेंसी बाय एनकैप्सुलेटिंग जुडिशियल प्रोसेस दैट हैव कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग ऑटोमेटेड थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर SCI इंटरैक्ट, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है टू मेक ऑल इट्स 17 बेंचेस पेपरलेस बाय मेकिंग जजेस एक्सेस टू फाइल्स एंड annexures and to petitions etc. अब पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर एंड लॉज की अगर बात बताएं तो मोशन ऑफ थैंक्स है अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन, तभी मोशन ऑफ थैंक्स वो प्रेसिडेंट जो है वो देते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम पॉलिसीज़, और वो मोशन जो है वो वोट के लिए रखा जाता है। अब MPs जो है अपना डिसएग्रीमेंट भी रख सकते हैं जो भी अमेंडमेंट्स मोशन ऑफ थैंक्स में लाए गए हैं, और अगर मोशन ऑफ थैंक्स डिफीट होता है तो हमारी गवर्नमेंट भी हट जाएगी। फिर आते हैं सेंसस रूल। तो गवर्नमेंट ने अभी सेंसस रूल्स 1990 को अमेंड करने की बात की है। तो उसमें वो उन्होंने क्यों अमेंड करने की बात की है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सेल्फ एनुमरेशन जो है शेड्यूल में उसको भी ऐड करेंगे। ये क्या करेगा, ये ऑनलाइन सेल्फ एनुमरेशन करेगा इन अपकमिंग सेंसस एंड नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, जो कि आपको पता होगा। ये रजिस्टर है जो हमारे यूजुअल रेसिडेंट होते हैं कंट्री के, उनका रजिस्टर है जो कि 6 महीने तक रिसाइड करें, इसलिए ये बनाया जाता है। सेक्शन 8 जो है हमारे सेंसस एक्ट 1948 का, वो पावर देता है कि एनुमरेटर जो है वो क्वेश्चन आस्क पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द सेंसस, और ऑब्लिगेटरी बना सकते हैं फॉर द रिस्पोंडेंट टू आंसर दैट क्वेश्चन विद सर्टेन एक्सेप्शंस। ऑल्सो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया भी ऐड किए गए हैं इस लिस्ट में फॉर इंश्योरिंग वाइड पब्लिसिटी। अर्लियर पहले रेडियो ऑडियो विजुअल्स बस थे। अब पॉपुलेशन सेंसस जो है वो होता क्या है कि हमको ऑब्वियसली डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल डेटा कलेक्ट करना पूरे पॉपुलेशन का, सारे पर्सन का हमारी कंट्री में, और ये कौन करता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब सेंसस हिस्ट्री की अगर देखें तो सिस्टमैटिक एंड मॉडर्न पॉपुलेशन सेंसस जो है इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म वाज कंडक्ट किया गया है, जो कि सिंक्रोनियसली नहीं है बिटवीन 1865 टू 1872। ये एफर्ट जो है 1972 में लाया गया था, जो कि प्रॉपरली लेबल किया गया एज अ फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया। हाउएवर फर्स्ट सिंक्रोनियस सेंसस जो है इन इंडिया में वो 1881 में हेल्ड हुआ था। सिंस देन सेंसस हैव बीन अंडरटेकन अनइंटरप्टेबली वंस इवेंट 10 ईयर्स, 10 साल में एक बार होता है। अब चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इनॉग्रेट किया है एक न्यू ऑफिस जिसको बोला है चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी। अब ये जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो आया है उसके अंदर सेटअप किया गया है। मैंडेट क्या है कि ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट करना किसी भी स्टेट कमिश्नर्स के साथ, मॉनिटर जो भी हमारे फंड्स वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको पूरी तरह यूटिलाइज करना फॉर द डिसेबल पीपल्स, और स्टेप्स लेना उनके सेफगार्ड्स के लिए। ठीक है, फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया है एन एक्स ग्रेशिया फॉर PMNRF फॉर द विक्टिम्स ऑफ स्टैम्पीड एट माता वैष्णो देवी। ये जो है फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, जहाँ पे पब्लिक कंट्रीब्यूशन किया जाता था कि जो भी हमारे डिस्प्लेस पर्सन हैं पाकिस्तान से आए हैं उनके लिए जो है फंड प्रोवाइड किया जाता था। अब रिसोर्सेज जो है यूटिलाइज किए जाते हैं कि इमीडिएट रिलीफ जो है फैमिलीज़ को प्रोवाइड किया जाए जो कि मर चुके हैं जब हमारी नेचुरल कैलामिटीज़ आई थी, और इसमें कोई बजटरी सपोर्ट नहीं होता है, ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से बना है जहाँ पे कंपनीज, ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है हमको कंट्रीब्यूट करती है। फिर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की बात करें तो नेशनल ई विधान पेपरलेस असेंबली, ई असेंबली जो है ये कॉन्सेप्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को इन्वॉल्व करता है, जो हमारी असेंबली की वर्क है उसको एनहांस कर पाए, उसको फैसिलिटेट कर पाए। ई विधान जो है ये रीडेजिग्नेटेड है एज NEVA एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है ये नोडल मिनिस्ट्री है फॉर रोलिंग आउट NEVA इन ऑल स्टेट एंड यूटीज विथ लेजिस्लेचर्स। अब ई विधान जो है ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो कि इंक्लूड हुआ है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में, और इसका एम यही है कि सारे लेजिस्लेचर्स और कंट्री को एक साथ लाया जाए एक प्लेटफॉर्म पे, देयर बाय क्रिएटिंग अ मैसिव डेटा डिपोजिटरी। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये फर्स्ट हाउस है कंट्री का जहाँ पे NEVA प्लेटफॉर्म ट्रांजिट किया गया है बाय कंडक्टिंग विंटर सेशन 2021 इन पेपरलेस मोड कम्प्लीटली। फिर जोनल काउंसिल आपको पता है जोनल काउंसिल क्या होती है, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो है वहाँ पे बिहार, उड़ीसा,
वेस्ट बंगाल, झारखंड जो है अभी कोलकाता में मीट हुई है। तो जोनल काउंसिल का आइडिया जो है पहली बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लेकर आए थे टू डेवलप द हैबिट ऑफ कोऑपरेटिव वर्किंग। अब 5 जोनल काउंसिल है और जोनल काउंसिल जो है एस्टेब्लिश हुई थी अंडर द एक्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। चेयरमैन कौन है? यूनियन होम मिनिस्टर है। मेंबर कौन है? चीफ मिनिस्टर और 2 अदर मिनिस्टर्स जो कि नॉमिनेट करेंगे गवर्नर फ्रॉम ईच ऑफ द स्टेट एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। अब प्रेसिडेंट्स कलर की बात करें तो ये जो है इट इज बेस्टोव्ड अपॉन द मिलिट्री यूनिट इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विसेज rendered to the nation both in peace and war। इंडियन नेवी जो है ये पहली इंडियन आर्म फोर्स है जिसको अवार्ड किया गया था प्रेसिडेंट्स कलर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 27 मई 1951 और अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया है INS वलसूरा को। अब एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अभी ये टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की है। अब ये टास्क फोर्स हेड कौन करेगा? सेक्रेटरी और जो है IB के वो रिप्रेजेंटेशन होगा इंडस्ट्री एकेडमिया स्टेट गवर्नमेंट से। बेस्ड ऑन इसका टर्म ऑफ रेफरेंस उस बेस्ड है। ये कहीं ना कहीं FDI को अट्रैक्ट करेगा और एक्सपोर्ट को एनहांस करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा नेशनल एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग, कॉमिक्स को जो है प्रमोट करना, रिकमेंड करना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को और बूस्ट करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फिर आते हैं ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ये लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, सॉल्यूशन है जो कि हमारे स्पीडी फाइलिंग के लिए प्रोसेसिंग जो है एप्लीकेशन की फॉर ब्रॉडकास्टर्स फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ लाइसेंस, परमिशन, रजिस्ट्रेशन उसके लिए बनाया गया है। ये एक सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली वेब पोर्टल है जो कि प्रोवाइड करेगा ब्रॉडकास्टर्स, जहाँ पे एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, वुड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ये कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा टर्न अराउंड टाइम पीरियड जो है एप्लीकेशन का उसको, एट द सेम टाइम ये हेल्प भी करेगा हमारे प्रोग्रेस में। फिर आते हैं इलेक्शन फ्रीबीज। तो रिसेंटली 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कंसर्न रेज किए हैं कि जो हमारी जब भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन होता है तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है फ्रीबीज जो है वो प्रॉमिस करती हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे सब नेशनल बैंकरप्सी मतलब लेकर आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट। तो इलेक्शन फ्रीबीज क्या है? इलेक्शन फ्रीबीज जो है उस टाइम जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो इलेक्टेड पार्टीज़ होती हैं, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो इरेशनल फ्रीबीज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कि आपको हम इतना देंगे ऑफर करती हैं इलेक्टोरल प्रोमिसेस, उसको इलेक्शन फ्रीबीज बोलते हैं। जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, फ्री वाटर देना, फ्री राइट्स देना। फिर सम ऑफ दीज फ्रीबीज जो है वो कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स जो है पीपल की मीट करने में हेल्प करते हैं और अपलिफ्ट करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड, बट ये टेम्परेरी एड्रेस करते हैं। बट ये कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट जो है उसके अगेंस्ट जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, ऑफरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी फ्रीबीज ईदर बिफोर और आफ्टर इलेक्शन इज अ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द पार्टी कंसर्न, वेदर सच पॉलिसीज आर फाइनेंशियली वायबल एंड हैव एडवर्स इफेक्ट हैव टू बी डिसाइडेड बाय द वोटर्स ऑफ दैट स्टेट। ओके, तो उन्होंने बोला कि ये जो ऑफर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसे पार्टीज़ पे डिपेंड करता है और इनको जो है वोटर्स ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये फाइनेंशियली जो है वायेबल है या नहीं है। फिर आते हैं स्टेप्स टेकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू चेक फ्रीबीज पॉलिटिक्स। सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में उन्होंने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बहुत लैक ऑफ प्रोविजन है और डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया कि गाइडलाइंस फ्रेम करिए कि हमारी फ्रीबीज जो है वो उसको चेक करिए इन कंसल्टेशन विद पॉलिटिकल पार्टीज। फिर दूसरा, टू एंश्योर प्रोसेस इंटीग्रिटी इन 2016 एंड गाइडलाइंस टू चेक फ्रीबीज वर इंक्लूडेड अंडर पार्ट 8 ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आई होप पता होगा, जब इलेक्शन के टाइम आते हैं तभी होता है, ठीक है। सो फिर आते हैं अलाउइंग वेलफेयर मेजर्स अंडर दीज गाइडलाइंस, पॉलिटिकल पार्टीज शुड प्रॉमिस ओनली व्हाट दे कैन फुलफिल इन ऑर्डर टू गेन इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड feasible promises by this, reflecting the rationale behind the promises and clarify the ways and means to meet expenses। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में अगर आए तो नीति आयोग जो है वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, आपको पता है गवर्नमेंट जिन्हें अभी सुमन बेरी को नीति आयोग का वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया है। नीति आयोग जो है ये प्रीमियर है, पॉलिसी है, थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि डायरेक्शन और पॉलिसी इनपुट प्रोवाइड करता है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन को जिन्होंने रिप्लेस किया है, जो कि 1950 में बनी थी। कंपोजिशन, PM इसके चेयरमैन है। गवर्निंग काउंसिल कंप्राइजेस CM ऑफ ऑल स्टेट एंड LG ऑफ UTs।
वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द पीएम इन रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। रीजनल काउंसिल अगर बात करें तो स्पेसिफाइड टेन्योर, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो पीएम ने अपॉइंट किया है फॉर फिक्स टेन्योर। अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ एक्ट की बात करें, अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट की बात करें 1997 की, इस सेमिनार हुआ तो 25 ईयर्स में, अभी हेल्ड हुआ है रिसेंटली। तो ये जो एक्ट है वो इसलिए लाया गया था कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है हमारे इंडिया में एंट्री करते हैं तो उनके लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए। एक्ट ने अथॉरिटी को स्टेब्लिश किया, जिसको एम्पावर किया कि आप सारे डिस्प्यूट चेक कर सकते हैं रिलेटेड टू सर्विस प्रोवाइडर्स एंड कंज्यूमर्स। इन 2000 एक्ट जो है अमेंड किया गया था टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि सेटअप हुआ था टू एजुकेट डिस्प्यूट एंड डिस्पोज ऑफ अपील्स। मिसलिनियस की बात करें तो इंडिया स्टेज आउट ऑफ ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट। तो इसका एम यही था कि हमारा इंटरनेट जो है ओपन होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, और इट इज़ अ पॉलिटिकल कमिटमेंट होना चाहिए बहुत सारे पार्टनर्स के बीच कि हमारा पॉजिटिव विजन जो है इंटरनेट के लिए बढ़ा सके। अराउंड 60 कंट्रीज़ ने साइन किया है इसको, यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, चाइना, रशिया जो है आर अमंग द लार्ज नेशंस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ दिस डिक्लेरेशन। तो याद रखिएगा इंडिया जो है पार्ट नहीं है। की प्रिंसिपल्स यही है कि हमें ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, फंडामेंटल फ्रीडम बढ़ाना है, ग्लोबल इंटरनेट को प्रमोट करना है, फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो पाए, जैसे कि ट्रस्ट बनाना है ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम में, प्रोटेक्ट और स्ट्रेंथन करना है मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को। और इंडिया ने बुडापेस्ट कन्वेंशन जो था, जो कि साइबर क्राइम था, वो भी इंडिया ने साइन नहीं किया था। ये बुडापेस्ट कन्वेंशन का एक डेटा शेयरिंग प्रोविजन है जो कि हमारे कहीं ना कहीं नेशनल सॉवरेनिटी को इन्फ्रिंज करता है, बिकॉज वे लोकलाइज करने के बाद नहीं करता। प्रेजेंटली अगर बात करें तो ये एक ओनली लीगल बाइंडिंग मल्टीलेटरल कन्वेंशन है जो कि साइबर क्राइम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए बनाया गया है। So this is the end of polity section. I will start with international relation tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.